नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम बुलंद आवाज। बुलंद आवाज इस पूरे खास कार्यक्रम में हम वो मुद्दा उठाते हैं जो सीधा आपसे जुड़ा है, जिसका सीधा आपसे सरोकार है। हम उन मुद्दों की अपने इस खास कार्यक्रम में बात करते हैं ताकि आपकी आवाज हमारे माध्यम से सरकार और प्रशासन तक पहुंचे। आज मेरे साथ हैदर खान, जो कि हमारे संवाददाता हैं, मंदसौर से सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, और साथ ही विदिशा से हमारे संवाददाता सरवन मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। हम विदिशा और मंदसौर की बातचीत करेंगे कि आखिरकार वहां पर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर किस तरीके से प्रशासन और सरकार की योजनाओं का वहां पर सीधा फायदा पहुंच रहा है। पहला सवाल मेरा आप ही से है, हैदर, जनता से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं, खासकर गर्मी का मौसम अब शुरू हो गया है, पेयजल की क्या कुछ व्यवस्था है, किस तरह से, क्या अगर परेशानियां हैं, कैसे उसका समाधान किया जा रहा है? बिल्कुल बिलाल जी, बताना चाहूंगा कि मंदसौर की जो पेयजल की समस्या का मौसम दिलचस्प है। आप देख रहे हैं, मैं जो खड़ा हूँ ये सीवना नदी है, और सीवना नदी का जो पानी है कुछ दूरी पर काला भाट बना है, जहाँ पानी का स्टॉक, वही पानी पूरे शहर में सप्लाई होता है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से पानी केयर की जाती है, पर किस तरह से प्रशासन की यानी कि नगर पालिका की आप देखते हैं कि जलकुंभी और गंदा पानी है और जलकुंभी है, आधी नदी सूखने की कगार पर है, और इसी पूरी इनकी जो लापरवाही है, ये इसका खामियाजा मंदसौर शहर के जनता को भुगतना पड़ता ही है और फिर पड़ेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि लगातार इस जो शहर में कई ऐसी जगह है जहाँ पर पाइपलाइन फूटी हुई है, उसका पाइपलाइन को रिपेयरिंग न करते हुए लगातार इस पानी का कई हजारों लीटर की तादाद में वो पानी बहता है, और उसका जो खामियाजा है शहर की जनता को गर्मी में जो एक दिन छोड़ के जो कंटिन्यूअल सप्लाई होता है शहर में जनता पानी पीने के लिए, वो 4 दिन में किया जाता है। तो इसका खामियाजा मंदसौर के शहर की जनता को भुगतना पड़ता है, और इसकी लापरवाही नगर पालिका को साफ तौर पर देखी जा सकती है कि ये सीना नदी है, इस नदी में स्टोरेज पानी है। और आपको बताना चाहूंगा, विगत दिनों जो मंदसौर में अति वर्षा हुई थी 2019 में, उस अति वर्षा जो कि मंदसौर में, जो कि मंदसौर का पूरे देश में ये छा गया था, क्योंकि भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है और इन्होंने भी जल अभिषेक कर लिया था, तो यहाँ पर पानी की कमी हो ही नहीं सकती है। इसका मुख्य कारण लेकिन यहाँ की प्रशासन की जो लापरवाही है वो साफ तौर पे देखी जा सकती है कि इसका खामियाजा मंदसौर के शहर की जनता को और जिले वासियों को बिल्कुल भुगतना पड़ता है, तो प्रशासन को सजग होने की आप आवश्यकता है। सरवन, अगर विदिशा की बात करें, और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे भी यही है कि आखिरकार पेयजल की व्यवस्था को लेकर प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? सर, सबसे पहले मैं बात करूं अगर, तो मैं सिवनी की बात करूंगा जी। यहाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। पीएचई विभाग का जो कार्य है वो यहाँ शिवराज सरकार के द्वारा कुछ ग्रामीण स्तरों पर अच्छा कार्यान्वयन चल रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर देखा जाए अगर, तो जमीनी स्तर पर जो है पानी की काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का संकट छाया हुआ है, क्योंकि यहाँ सिवनी डिस्ट्रिक्ट पे जो है काफ़ी हद तक मतलब नदी जो है, बड़ी नदी नहीं है, तालाब नहीं है। यहाँ के जो ग्रामीण इलाके हैं वो जो है ट्यूबवेल या बोर पानी की टंकी के माध्यमों से ही रहते हैं, और यहाँ ज़्यादा स्तर पर पानी की टंकी भी नहीं मिलेंगी आपको देखने को। तो इस पे ऐसे में देखा जाता है कि प्रशासन की तरफ से कार्य तो किया जाता है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके द्वारा जमीनी स्तर पे कार्य करके नहीं दिखाया जा रहा है। बिल्कुल है, तो कहीं ना कहीं सजगता के साथ अधिकारियों को काम करने की आवश्यकता है। हैदर, अगर मंदसौर जिले की बात की जाए या फिर जो मंदसौर शहर के दूर दराज के जो इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर जो है सरकार की जो योजना है नल जल योजना, उसका कितना फायदा मिल रहा है और कितनी कारगर ये योजना साबित हो रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा बिलाल जी की जो जल विभाग और ये पीएचई विभाग है, लगातार इस तरह की ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप खनन को लेकर के चाहे वो अपने आंकड़े रिकॉर्ड में दर्ज कर रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत ये है कि वो वहाँ हैंडपंप जो है वो पूरी तरीके से बंद है। और अगर बात करते हैं पीएचई विभाग की, तो पीएचई विभाग किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि लगातार शहर में और आसपास ग्रामीण अंचलों में 2020 की बात करते हैं या 2019 की बात करते हैं, जिस तरह संकट मंदसौर जिले में आया हुआ था, इसका पूरी तरीके से जो लापरवाही है पीएचई विभाग की जिस तरह सामने आई है कि अगर बात करते हैं मनरेगा की बात करते हैं, जहाँ पर पंचायत द्वारा जो कुएं खुदाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो भी कई तरीके से सिर्फ कागजों में ही कुएं खुद चुके हैं, लेकिन ग्रामीण
जो हितग्राही है उनके अब तक कुएं अधूरे हैं और वो कुएं आज भी पूरी की कगार पे नहीं है। वो जो व्यक्ति है जो हितग्राही है वो पंचायत के चक्कर काट रहा है। तो इस तरह की लापरवाहियां पंचायत क्षेत्र में भी देखी जा सकती है। बिल्कुल है। तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत को भी जो है सजगता से काम करना होगा, क्योंकि गर्मी का मौसम जो है वो लगातार अब बढ़ने लगा है और पानी की समस्या भी बढ़ेगी। सिवनी के जो क्षेत्रीय इलाका है, जो ग्रामीण इलाका है, वहां पर पेयजल योजना को लेकर सरकार की योजना कितनी कारगर साबित हो रही है और ग्राम पंचायतों में यहां पर सरपंच का कितना सहयोग वहां के आवाम को मिल पा रहा है, खासकर सिवनी के क्षेत्र की बात करें? जी बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों पे क्या हो रहा है कि पानी की काफी किल्लत तो जा रही है, लेकिन पीएचई विभाग के द्वारा पाइपलाइन बिछाई जा रही है। पाइपलाइन बिछ के भी रेडी है, नल लगा दिया गया है, लेकिन जो ट्यूबवेल जो पानी का वाटर लेवल है वो काफी स्तर पर गिर चुका है। क्योंकि यहाँ उसका विशेष मैंने बताया कि यहाँ बड़ी नदी नहीं है, तालाब बिल्कुल लेवल पे दिक्कत जा रही है। उससे यहाँ के जो हैंडपंप हैं वो भी आपको काफी हद तक मतलब समाप्ति की ओर है। कुछ ही गांव पे 1-2 हैंडपंप आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पानी की तो दिक्कत जा रही है। और ग्राम पंचायत के स्तरों पे भी देखा जाए अगर मान लीजिए तो कुछ जो पीएचई के द्वारा पंचायतों को नल जल योजना सौंप दी गई है, लेकिन उस पे जो कार्य है वो जमीनी स्तर पे उतना खास देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे ग्रामीणों को काफी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बड़ा और यहाँ पर अहम सवाल निकलकर सामने आता है सरवनी की, ये तो यहाँ पर पेयजल की समस्या बनी हुई है और अगर किसानों की बात की जाए, फसलों की बात की जाए, तो किसानों की यहाँ पर जो फसलें हैं उसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? क्योंकि जो है पानी का लेवल तो लगातार घटता जा रहा है, फिर सिंचाई की क्या कुछ व्यवस्था वहां पर किसानों को मिलती है? जी बिल्कुल, यहाँ काफी हद तक तो लोग जो है, कुछ लोग जो छोटी छोटी नदी है या अपना खुद का निजी ट्यूबवेल है, बोर के माध्यम से वो पानी की जो अपनी स्वयं की निजी व्यवस्था के द्वारा की जा रही है। कुछ एक आध जो थोड़ा सा हिस्सा है सिवनी का, जो यहाँ की एक नदी है बैनगंगा नदी, जो यहाँ सिवनी से ही उत्पन्न हुई है, उस पे एक डैम भीमगढ़ डैम बंधा हुआ है जिसको संजय सरोवर बांध भी कहा जाता है। इससे कुछ इलाका जो है सिंचित हो जाता है और अभी तत्कालीन व्यवस्था पे कुछ पड़ोसी जिला है छिंदवाड़ा, माचागुड़ा डैम से पानी वहां से किसानों के लिए अवेलेबल हो जाता है, जिससे 30% किसानों की छिंचती है। बाकी जो एरिया है वो सूखा है, जिससे किसान स्वयं अपना खुद का निजी कुएं ट्यूबवेल के माध्यम से किसानों की सिंचाई होती है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं समस्या तो लगातार बनी रहती है। हैदर, अगर बात यहाँ पर पेयजल की समस्या के साथ साथ बेरोजगारी की अगर की जाए, कितने प्रतिशत युवाओं को अभी रोजगार नहीं मिला है? कितने प्रतिशत आपको लगता है कि खासकर युवा, अगर हम लोग मंदसौर जिले की बात करें या फिर बाकी और तमाम जिले की बात करें, फिर जो मध्य प्रदेश की अगर पूरा आंकड़े की हम लोग बात कर ले, तो बेरोजगारी को खत्म करने को लेकर सरकार कैसे संजीदगी से काम कर रही है? बिल्कुल बिलाल जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से प्रदेश में बेरोजगारी का जो पूरा हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो कर्मचारी का मामला हो, चाहे वो अतिथि शिक्षक का मामला हो, चाहे वो स्टूडेंट का मामला हो, तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में 2018 और 2019 में जिस तरह से 80,000 अतिथि शिक्षक सरकार ज्वाइन हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ ही वो रिक्त जब वो कहीं न कहीं लंबे समय तक वो काम करते रहे और उसके बाद में वापस से नए वहाँ पर टीचर्स आ गए और उन लोगों को बेरोजगारी कर दिया गया। तो कहीं इसी को लेकर अतिथि शिक्षक ने मतलब वर्तमान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल बताना चाहूंगा कि 1 अप्रैल 2022 यानी कि 1 अप्रैल कुछ ही दिनों के बाद अतिथि शिक्षक एक बार फिर मध्य प्रदेश के भोपाल के राजधानी में फिर 1 अप्रैल को अपना आंदोलन सरकार के खिलाफ करने जा रहे हैं। और अगर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, 2019 या 2020 की अगर बात करते हैं तो 24,72,000 का जो आंकड़ा था, लेकिन इस श्रम अधिकृतों की पोर्टल के अगर मान ली जाए तो कहीं न कहीं 10 यानी 1,30,00,000 से ऊपर अगर इसका आंकड़ा जाता जा रहा। लेकिन अगर बात करते हैं बिलाल जी, जिसमें कि बीजेपी ने 2019 में विधानसभा का जो घोषणा पत्र, जो दृष्टि पत्र के नाम से किया था, उसमें वादा किया था कि प्रत्येक साल लगभग 10 लाख स्टूडेंट हम उनको नौकरी देंगे को, लेकिन उसका भी सिर्फ वादे
वादों में विफल हो गया, लेकिन आज भी लगातार युवा और जो मंदसौर की अगर बात करते हैं तो मंदसौर के आसपास के जिलों में जाकर अपनी रोजगारी तलाश रहे हैं। और अगर बात करते हैं मंदसौर का युवा तो कहीं न कहीं नजदीकी जिले राजस्थान, कोटा और बांसवाड़ा, अन्य उदयपुर जैसी सिटी में जाकर अपनी नौकरी तलाश रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है मंदसौर मध्य प्रदेश के लिए कि मध्य प्रदेश में लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है। हालांकि 15 महीने सरकार कांग्रेस ने भी 15 महीने सरकार में राज किया है, लेकिन कहीं न कहीं दोनों ही सरकार जिस तरह से कांग्रेस में अगर बात करते हैं वापस से अगर बीजेपी की बात कर ले तो कांग्रेस को लेकर के प्रेजेंट होने बताया जाता है कि ये कांग्रेस का एजेंडा है या बीजेपी का एजेंडा है। तो बेरोजगारियों को इस तरह से लगातार प्रत्येक जो सरकार रहती है उसके खिलाफ आंदोलन करना है, चाहे वो आशा उषा की बात करते हैं। दूसरा बताना चाहूंगा फिलहाल जी की जिस तरह से स्टूडेंट का मामला है, यूपीएससी परीक्षा का मामला हो या व्यापम का मामला हो, परीक्षा पर जो पैसा तो वसूल लिया जाता है, लेकिन लेकिन नौकरियां आज भी तलाश रहे हैं युवा। तो मंदसौर में दो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ सिंह डंग है, यहाँ पर उद्योग मंत्री भी रहे और यहाँ पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा है, गढ़ है। उसके बाद भी यहाँ के युवा आसपास के जिलों में नौकरी तलाश रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। और जी बिल्कुल, और एक बड़ा अहम सवाल भी है कि आखिरकार बेरोजगारी को खत्म कैसे किया जाएगा। सरवन, अगर हम लोग यहाँ पर जो है सिवनी जिले की हम लोग बात कर लेते हैं या फिर आसपास के जिलों की बात कर लेते हैं, तो रोजगार को लेकर क्या समस्या है वहां के युवाओं के सामने और उसको लेकर किस तरीके से कदम वहां का प्रशासन, सरकार, शासन प्रशासन मिलकर के उठा रही ताकि जो बेरोजगार युवा है उसको रोजगार दिया जाए? बिल्कुल, यहाँ भी जो है बेरोजगारी चरम पर है और यहाँ भी ऐसी स्थिति है कि यहाँ सिवनी को भी जो है दो सांसद हैं सिवनी के लिए, जिसमें एक जो है अपने केंद्र मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते जी, दूसरे सांसद हैं हल सिंह बिसेन जी। जो सिवनी दो सांसदों के बीच में डिवाइड है। इसके बावजूद भी प्रशासन ने बेरोजगारी युवा है तो ऐसा कोई कदम उठाया नहीं है जिससे रोजगार मिल सके, बल्कि ये सर महंगाई पे बेरोजगारों की मार देखी जा रही है। जो पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र और बड़े बड़े शहर जो यहाँ से पलायन लोग यहाँ से युवा वर्ग कर रहा है, यहाँ रोजगार की भी ऐसी कोई व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती है। जी हाँ बिल्कुल। और अगर सरवन आपके इलाके की बात यहाँ पर की जाए, सिवनी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा किस फसल को वहां पर उगाया जाता है और किसानों के सामने फिर उस फसल को लेकर चाहे बाजार की बात हो या फिर फसल में यहाँ पर सिंचाई के लिए पानी की बात हो या फिर खाद जैसी समस्या की बात हो, तो क्या क्या समस्याएं वहां के आपके इलाके में किसानों के सामने बनी रहती हैं? सर सबसे ज्यादा तो दिक्कत यहाँ पानी की ही होती है और यहाँ सर्वाधिक जो है गेहूं की खेती यहाँ पर की जाती है। गेहूं के साथ साथ कुछ क्षेत्रों पे गन्ना की भी फसल होती है, लेकिन बहुत कम स्तर पे, क्योंकि यहाँ पानी का जो स्रोत है वो बहुत दिक्कत है, मतलब पानी के स्रोत के लिए। तो गेहूं की फसल जो होती है, जो उसके अपने स्तर से लोग ट्यूबवेल करके यहाँ उसका व्यवस्था कर ली जाती है। और खाद के लिए भी इस बार काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है किसानों को, जो दूर से अपनी यूरिया डीएपी की व्यवस्था की गई है, लेकिन प्रशासन के जो है पर खाद की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जो डीएपी यूरिया का रेट है, रेट से अधिकतम रेट पर उन्होंने खरीदना पड़ा है, जिससे किसानों को दिक्कतें बनी हुई हैं। जी बिल्कुल, और ये सवाल भी है कि समस्या का समाधान कैसे होगा। लेकिन हैदर, बात अगर बढ़ती हुई महंगाई की यहाँ पर की जाए, डबल इंजन की सरकार है, बावजूद इसके महंगाई भी चरम पर है। लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता रहा है। ऐसे में आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके सामने किस किस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी भी बड़ी चरम पर है, तो कहीं न कहीं जिस तरह से चाहे आप घरेलू खर्चे, चाहे बिजली बिल की बात की, चाहे वो घर के राशन की बात कर ले, तो महंगाई तो पूरी चरम पर है और लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन आज का परिवार अपना परिवार को गुजर बसर करने के लिए, उसका रोजगार चलाने के लिए बड़ी ही आज भी नौकरी तलाश
रहा है और रोजगार हम्म। चलाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कहीं न कहीं महंगाई से लेकर लोग परेशान हैं। अगर महंगाई की बात करते तो मैं मानता हूँ कि इस तरह से जो आने वाले चुनाव में कहीं न कहीं जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इसका जवाब भी चुनाव में देखा जा सकता है और ये एक बड़ा मुद्दा भी बन सकता है महंगाई का है, वो आने वाले विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा बन सकता है। जी। बिल्कुल मुद्दा बन सकता है और जनता जनार्दन है वो अपने अपने हिसाब से अपने जो है मत का इस्तेमाल करेगी। लेकिन सवाल ये है हैदर कि आखिरकार इस पूरी समस्या के समाधान को लेकर सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? आपको क्या लगता है कि सरकार किस तरह से काम करे, प्रशासन किस तरीके से काम करे कि यहाँ पर जो आम जनता है जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं उससे छुटकारा मिले, सुविधाएं जनता को मिले? बिल्कुल, जिस तरह से लगातार अधिकतर जो काम है, आप अगर बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, जो मनरेगा की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो वो काम भी कहीं न कहीं मशीनों से हो रहा है, तो वहाँ बेरोजगारी बढ़ती गई है। तो ये शासन प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को चाहिए और जनपद के अधिकारियों को चाहिए कि जो काम मशीनों से हो रहा है, वो काम वहाँ के वहाँ की जनता है, जो मजदूर हैं, उनसे कराया जाए। तो जो काम मशीनों की जो बिल्कुल प्रतिबंधित है, वो मशीनों से हो रहा है और रात के समय में हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो डेली गंजिश के जो लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों को काम मिलना चाहिए था, वो काम मशीनों से ग्रामीण क्षेत्र, पंचायती क्षेत्र में हो रहा है। तो ये एक बड़ा मामला है और पंचायत के जो अधिकारी है, ये उनको चाहिए कि तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसका मुख्य कारण है कि कहीं न कहीं जहाँ मजदूर काम करते हैं, वो मशीन काम कर रही है। ये बड़ा मामला है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो रोजगार है वो मशीनरी जो है आज के वक्त में उसको खत्म करते हुई जा रही है। सरवन, अगर आपके इलाके की बात की जाए सबसे बड़ी समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए, और जो समाधान अभी तक नहीं हुआ उसको लेकर सरकारें कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? आपको क्या लगता है कि कौन सी सबसे बड़ी समस्या आपके इलाके की है? जी बिल्कुल, यहाँ समस्या तो बेरोजगारी है और बेरोजगारी के लिए प्रशासन को चाहिए कि बेरोजगारों के लिए काम निकाले। और जैसे कि मनरेगा के कार्य चल रहे हैं, लेकिन मनरेगा के कार्य भी उतने कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जैसे कि लोग जो है यहाँ बड़े जो कार्य होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी उनको जो है जेसीबी है या अन्य मशीनों के माध्यम से उनका कार्य करा लिया जाता है। अगर वो कार्य को प्रशासनिक अधिकारी अगर पार्टी बेस पर ले और उसको जवाबदारी के साथ उस कार्य को मजदूरों को उनको हक अगर दिलाने का कार्य करे, तो काफ़ी हद तक बेरोजगारी खत्म हो सकती है। प्रशासन की तो मंशा ये होती है कि भाई कार्य निकाल रहे हैं तो प्रशासनिक अधिकारी को चाहिए कि उनको जवाबदारी के साथ कार्य कराए, पर ऐसा जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिलता है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तो कहा जाए कि तालमेल नहीं यहाँ पर बैठ पा रहा है। हैदर, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो कितना फायदा मिला डबल इंजन की सरकार का मध्य प्रदेश को? बिल्कुल, जिस तरह से केंद्र में डबल इंजन सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बात करते हैं तो शहर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऊपर से जो नीचे तक सरकार बीजेपी की है, उसमें लगातार बेरोजगारी, महंगाई है और अगर आप बात करते हैं तो कहीं न कहीं बड़ी समस्याएं मंदसौर में जूझ रही हैं। अगर बात करते हैं मंदसौर में, बिलाल जी बताना चाहूंगा, मंदसौर में की फसल का उत्पादन होता है और अधिक अफीम की फसल के साथ साथ में संतरों की खेती भी होती है और ये जो संतरा है वो आसपास के प्रदेश में जाता है, आसपास के जिलों में भी जाता है। अफीम की बात करते हैं तो अफीम की फसल जो होती है वो अफीम की जो नीति बनाई थी, अगर हम बात करते हैं 2018 की, तो 18 में अफीम नीति को लेकर के भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था। विपक्ष में ब्रिटिश सरकार किया था, जब वो सरकार सत्ता में गई तो उसको अफीम नीति बनाने की बात को लेकर के भी वो एक जवाबदारी के रूप बने थे, लेकिन सरकार कांग्रेस की चली गई। तो इसी को लेकर के अफीम नीति अब तक बन नहीं पाई है और इसी के अंदर जो अफीम नीति है, वो अफीम की जब किसान होता है तो किसान अफीम के साथ साथ किसान कैसे तस्कर में तब्दील हो जाता है। ये मंदसौर में अधिकतर ऐसे मामले होते हैं क्योंकि उनको की फसल का दाम बराबर की मात्रा में मिल नहीं पाता है, तो वो किसान उसमें जितनी है तो उसको बेचने के लिए, उसको ब्लैक करने के लिए, उसको कहीं और दूसरे तस्कर को बेचने के लिए वो तस्करी में तब्दील हो जाता है। और ऐसे एक किसान है, बिलाल जी बताना चाहूँगा, जो मंदसौर की जेल के सलाखों में है
तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चीज है और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर अफीम की मात्रा में अगर ठीक से अगर उनकी जो उपज है उसको ठीक से भाव में अगर सरकार अगर खरीदती है तो किसान तस्कर घोषित नहीं होगा, वो किसान जेल तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो किसान फसल नारकोटिक्स विभाग को देगा, अफीम गोदाम में जमा कराएगा, वो ब्लैक में या तस्कर को नहीं बेचेगा। ये एक मंसूर में है जी। बिल्कुल है। तो कहीं ना कहीं बाजार उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता है सरकार को, इस तरह की अगर कोई खेती वहां पर कर रहा है। सरवन, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार का कार्यकाल अब कम होता जा रहा है, 2023 में चुनाव होना है, उससे पहले क्या लगता है आपको कि सरकार जो बेरोजगारी को लेकर के दावा किया गया था कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, बेरोजगारी मुक्त मध्य प्रदेश बनेगा, सरकार उसको करने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल अगर ऐसा सरकार करती है, अगर बेरोजगारों को रोजगार मिलता है और राज्य सरकार और सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार है, अगर ये बेरोजगारों को रोजगार देने में अगर सक्षम होती है तो हो सकता है चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। अगर सरकार बेरोजगारों को रोजगार दे देती है और तो हो सकता है कि सरकार इसे मुद्दा बना के पेश करे। बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि योजनाएं हैं, सरकार लगातार काम भी कर रही है। अब देखना यह भी होगा कि कितने युवाओं को रोजगार मिल रहा है। हैदर, आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं कि जो कार्यकाल यहाँ पर शिवराज सरकार का अब तक रहा है या फिर पूर्व की सरकार या कमलनाथ सरकार के कार्यकाल की बात करें, बेरोजगारी की समस्या को लेकर किस तरीके से काम किया गया, किस तरीके से कदम उठाए गए, कितने कारगर वो कदम साबित हुए हैं सरकार के? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अगर बेरोजगारी को खत्म किया जाए या जो शिवराज सरकार का जो कार्यकाल है वो 15 महीने का जो कांग्रेस का कार्यकाल है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो कई ऐसे शासकीय डिपार्टमेंट में कई शासकीय खाली पद हैं जिसको भरने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार तरफ देख ही नहीं रही है। वहाँ उसकी पुख्ता के जो व्यक्ति हैं, स्टूडेंट हैं, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो आज भी रोड पर अपना आंदोलन के माध्यम से जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, अपनी नौकरी मांगने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई पद ऐसे खाली है मध्य प्रदेश के अंदर जिसको भरा जा सकता है। और उनको चाहे शिक्षक की बात कर ली जाए, चाहे वो कर्मचारियों की बात कर ली जाए, चाहे वो स्टूडेंट में किसी भी परीक्षा के माध्यम से, वैकेंसी के माध्यम से वो कर लिया जाए, लेकिन सिर्फ वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी का फॉर्म भरा जाता है, उसका पैसा इकट्ठा होता है और कहीं न कहीं उसको वापस से गुमराह किया जाता है। ये मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल है। और अब देखना भी होगा कि आखिरकार सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि कार्यकाल भी कम अब होता जा रहा है शिवराज सरकार का। दावे और वादे तो किए गए थे, लेकिन कितना जो है उन दावों पर सरकार खरा उतरी है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। सरवन और हैदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया कि सरकार की तरफ से क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं और क्या क्या कमियां हैं, कैसे उसको दूर किया जाए। पेयजल की समस्या है, गर्मी बढ़ती जा रही है और यह समस्या लगातार जो है बढ़ जाती है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को संजीदगी से कदम उठाना होगा ताकि लोगों के सामने जो समस्या उत्पन्न हो रही है उससे छुटकारा मिल पाए। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।